इस ज़िंदगी ने मुझे असंख्य दुख और थोड़ी-सी खुशियाँ दी है। मेरा जीवन उस किताब की तरह है जिसमें सिर्फ़ कड़वे अनुभव दबे हुए हैं। जब ये बाहर निकलता है तो असहनीय दर्द होता है। मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैंने हमेशा अपना जीवन दिल से जिया है। इसके लिए मैंने हद से ज़्यादा तकलीफ़ें सही हैं। कुरान और बाइबल जैसी किताबों में कहा गया है कि अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा होता है। मेरा साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जब भी मैंने अच्छा किया तो मुझे तकलीफ़ों के अलावा कुछ नहीं मिला। ये बात खुद मधुबाला ने फ़िल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में कहा था। मधुबाला को भारत की मर्लिन मोनरो कहा जाता था। माना जाता था कि वो हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस रहीं, लेकिन उनकी ज़िंदगी उतनी ही फीकी रही। किताब दर्द का सफ़र में सुशीला कुमारी ने लिखा है, मधुबाला एक अभिशाप लेकर पैदा हुई थी। ये अभिशाप जीवन भर उनका पीछा करता रहा और यही अभिशाप उनकी असमय मौत का कारण बना। ये अभिशाप था उनके कोमल से दिल में छेद का होना, और इस छेद ने न केवल उनकी उम्र बहुत छोटी कर दी, बल्कि उनके जीवन को कष्टों से भी भर दिया। मधुबाला प्रेम के प्रतीक वैलेंटाइन डे पर पैदा हुई थी। दर्द से भरा उनका दिल प्यार से भरा था। उन्होंने दूसरों पर भरपूर प्यार, अपनापन और ममता निछावर कर दिया, लेकिन बदले में उन्हें किसी से कुछ नहीं मिला, ना प्यार, ना अपनापन। मधुबाला ने 4 लोगों से प्रेम किया था, लेकिन किसी एक के साथ भी उनका रिश्ता मुकम्मल ना हो सका। फिर उन्होंने किशोर कुमार से शादी की, लेकिन जब आखिरी समय में बीमार पड़ीं तो उन्होंने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। महज 36 साल की उम्र में 23 फरवरी 1969 को मधुबाला ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कम उम्र में ही मधुबाला को पहला प्यार हो गया था। जब वो दिल्ली में रहती थीं तो वहाँ पर रहने वाले लतीफ़ को वो पसंद करने लगीं, जो आगे एक आईएएस अधिकारी बने। जब लतीफ़ को पता चला कि मधुबाला को मुंबई शिफ्ट होना है तो वो बहुत दुखी हो गए। वो नहीं चाहते थे वो उनसे दूर जाएं, वहीं मधुबाला भी उनसे दूर नहीं होना चाहती थीं। जब मुंबई जाने से पहले दोनों की आखिरी मुलाकात हुई तो मधुबाला ने उन्हें गुलाब का एक फूल दिया, जिसे उन्होंने ताउम्र संभाल कर रखा। इधर मुंबई आने के बाद मधुबाला फिल्मों में बिजी हो गईं, लेकिन लतीफ़ उन्हें कभी भूल नहीं पाए। कहा यह भी जाता है कि मधुबाला के निधन के बाद लतीफ़ उनकी कब्र पर उनकी डेथ एनिवर्सरी पर जाते थे और उस पर गुलाब का एक फूल रख आते थे। 1949 में बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले फिल्म महल बनी। इस फिल्म के निर्देशक कमाल आमरोही थे। फिल्म के लिए पहले सूर्या को कास्ट किया जाना था, लेकिन स्क्रीन टेस्ट के बाद लीड रोल में मधुबाला को चुना गया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मधुबाला और कमाल आमरोही एक दूसरे के नज़दीक आए। मधुबाला के पिता दोनों के रिश्ते से बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, अगर आगे चलकर दोनों शादी कर लेते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मगर कमाल आमरोही पहले से शादीशुदा थे और वो अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि मधुबाला उनकी दूसरी पत्नी बनकर रहें, लेकिन मधुबाला को ये शर्त मंजूर नहीं थी। उनका कहना था कि वो अपने पति को किसी और के साथ बांट नहीं सकती हैं। उन्होंने कमाल आमरोही को पहली बीवी से तलाक लेने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसी वजह से दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। 1951 में रिलीज हुई बादल में मधुबाला प्रेमनाथ के साथ नजर आई थीं। शूटिंग के दौरान ही एक दिन मधुबाला प्रेमनाथ के मेकअप रूम में गई और उन्हें लव लेटर और गुलाब दिया। तब प्रेमनाथ समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। जब उन्होंने लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा था,
अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो प्लीज़ ये गुलाब स्वीकार कर लें, वरना ये खत और फूल वापस कर दें। इस खत को पढ़कर प्रेमनाथ के होश उड़ गए। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ने उन्हें प्रपोज किया। उन्होंने खुशी-खुशी प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। दोनों में इतना गहरा प्यार हो गया था कि जब किसी फ़िल्म का ऑफ़र प्रेमनाथ को आता तो वो सिर्फ़ मधुबाला से पूछकर फ़िल्म में साइन करते थे। इसी वजह से मधुबाला ने प्रेमनाथ के सामने धर्म बदलकर शादी करने का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन प्रेमनाथ ने मना कर दिया। धर्म के कारण ही प्रेमनाथ उनसे शादी नहीं कर पाए और उस समय की टॉप एक्ट्रेस बीना राय से शादी कर ली। इस खबर से मधुबाला को गहरा सदमा लगा था। उन्होंने प्रेमनाथ से भी कह दिया, तुमने मेरा प्यार ठुकराया है, तुम भी प्यार को तरसोगे। आखिरकार हुआ भी वही। प्रेमनाथ और बीना राय की शादीशुदा जिंदगी कुछ खास अच्छी नहीं रही। बाद में उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था। जब ये बात मधुबाला को पता चली तो उन्होंने प्रेमनाथ को कसम दी कि वो शराब ना पिएं। साथ ही ये भी कहा कि शराब पीने से अच्छा है कि वो उनका खून पी जाएं। मधुबाला की ये बात प्रेमनाथ के दिल को छू गई। उन्होंने करीब 14 साल तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया। दिलीप कुमार और मधुबाला की मुलाकात फिल्म तराना के सेट पर हुई थी। दोनों पहले दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे मधुबाला उन्हें पसंद करने लगीं। एक बार उन्होंने अपने करीबी मेकअप आर्टिस्ट के जरिए दिलीप कुमार को खत के साथ एक गुलाब भेजा। खत में लिखा था, अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो ही ये खत कबूल करिएगा, वरना इसे वापस भेज दीजिएगा। दिलीप कुमार ने खत कबूल कर लिया और इसके बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। 1955 में पहली बार फिल्म इंसानियत के प्रीमियर के दौरान दोनों को साथ में पब्लिक प्लेस पर देखा गया। हालांकि ये आखिरी मौका भी था कि जब दोनों पब्लिक प्लेस पर साथ दिखे। उनका रिश्ता 9 साल में ही टूट गया। वजह ये थी कि मधुबाला के पिता चाहते थे दिलीप कुमार मधुबाला के हिसाब से काम करें। वो उनके हर काम में दखल देते थे। इसका जिक्र दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया था। उन्होंने लिखा था, जब मेरी मधुबाला से उनके पिता अताउल्लाह खान के बारे में बात हुई तो मैंने उन्हें साफ कर दिया कि काम करने का मेरा अपना तरीका है। मैं अपने हिसाब से प्रोजेक्ट चुनता हूँ और उसमें मेरा अपना भी प्रोडक्शन हाउस हो तो ढिलाई नहीं कर सकता। दिलीप कुमार की ये बात मधुबाला के पिता को पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि वो बहुत घमंडी और अड़ियल हैं। इन सब चीज़ों के बाद भी दिलीप कुमार को मधुबाला पर पूरा भरोसा था। दिलीप कुमार ने अपनी बहन के हाथ उनके घर पर शादी का रिश्ता भी भिजवाया था, लेकिन मधुबाला के पिता से इसे ठुकरा दिया था। इस इनकार के बाद भी उन्हें यकीन था कि मधुबाला उन्हीं की हैं। एक दिन दिलीप कुमार ने उनसे कहा कि चलो शादी कर लेते हैं, तो वो रोने लगी। मधुबाला भी पिता की कोई बात टालती नहीं थी। इस पर दिलीप कुमार ने कहा, अगर आज तुम नहीं चली तो मैं तुम्हारे पास लौट कर नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा। इसके बाद सच में वो मधुबाला के पास कभी लौटे नहीं। फिल्म मुगल-ए-आजम में अनारकली और सलीम की जोड़ी में दिलीप कुमार और मधुबाला को बहुत पसंद किया गया था, मगर शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते थे। फिल्म साकी में मधुबाला को नृत्य सम्राट पी गोपीकृष्ण ने डांस सिखाया था। मधुबाला से उन्हें इश्क नहीं था, लेकिन वो भी उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। एक बार सेट पर शूटिंग खत्म होने के बाद मधुबाला ने उन्हें नाश्ता ऑफ़र किया। वो उनके इस ऑफ़र से इतना खुश हुए कि साथ में खाने के लिए राज़ी हो गए। उन्होंने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि नाश्ते में क्या है। दोनों टेबल के आमने-सामने बैठ गए और बातें करते हुए नाश्ता करने लगे। इस दौरान
गोपी कृष्ण मधुबाला को एकटक निहारते रहे और बिना खाने की और देखे खाते रहे। वो नाश्ता नॉन वेजिटेरियन था, लेकिन गोपी कृष्ण को इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ। जब ये बात उन्हें पता चला कि वो नाश्ते में चिकन मटन खा चुके हैं, तो वो बहुत परेशान हुए। मधुबाला को भी इस बात का बहुत माला रहा, क्योंकि पी गोपी कृष्ण वेजिटेरियन थे। पेंगुइन इंडिया की किताब बॉलीवुड टॉप 20 सुपरस्टार्स ऑफ इंडिया में राज कपूर ने बताया था कि शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने एक बार जब शूटिंग के दौरान मधुबाला को देखा था, तो वो उनकी खूबसूरती से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, आज तो मेरा दिन बन गया। 1960 में रिलीज हुई फिल्म मुगल ए आजम की शूटिंग के लिए जब शीश महल का सेट बनाया गया था, तो कई लोग शूटिंग देखने पहुंचे थे। इसमें चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भी आए थे। मधुबाला का डांस देखने के लिए सेट पर पहुंचे थे। मुंबई के वर्ली से फेस में भुट्टो परिवार की कोठी हुआ करती थी। 1954 से 1958 तक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो यहाँ रहते थे, जबकि उनका पूरा परिवार पाकिस्तान में रहता था। नौशाद साहब ने इस बात का जिक्र कई दफ़ा किया है कि गाने मोह पनघट में नंदलाल के शूटिंग के दौरान जुल्फिकार अली भुट्टो अक्सर मौजूद रहते थे। इस दौरान वो मधुबाला के डांस के मुरीद हो गए थे। भुट्टो उनकी खूबसूरती के इस कदर कायल थे कि वो उनसे शादी करना चाहते थे। भुट्टो ने इस बात का इजहार सेट पर लॉन्च के दौरान मधुबाला के सामने भी कर दिया था। इसके जवाब में मधुबाला ने सिर्फ खिलखिलाकर हंस दिया था। दिलीप कुमार से बिछड़ने के बाद मधुबाला अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अकेली हो गई। इधर दिल की बीमारी की वजह से शूटिंग के दौरान उन्हें खून की उल्टियाँ होती थीं, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों पर गौर नहीं किया। इस वक्त उनकी मुलाकात हर फॉर्मल इंसान किशोर कुमार से हुई। उनको एक बार फिर से ज़िंदगी जीने की, खुश रहने की वजह मिल गई। 1960 में मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली। किशोर कुमार को उनकी बीमारी की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। शादी के बाद वो मधुबाला को लेकर लंदन गए, जहां पता चला वो सिर्फ 2 साल ही जीवित रह पाएंगे। जब किशोर कुमार को उनके साथ वापस मुंबई लौटे, तो उन्होंने मधुबाला को उनके पिता और बहनों के पास छोड़ दिया और कहा, मैं काम की वजह से बहुत व्यस्त रहता हूँ, तो मधुबाला की अच्छी से देखभाल नहीं कर पाऊँगा। इसके बाद वो मधुबाला से मिलने आते थे, लेकिन 3-4 महीनों में एक बार ही। जब मधुबाला को अपने पति की ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, तब वो उनके पास नहीं थे। मधुबाला की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। उनके शरीर में अधिक खून बनता था, जिस वजह से वो नाक और मुंह से बाहर निकलता था। घर पर डॉक्टर शरीर से खून निकलते थे। उन्हें फेफड़ों की बीमारी भी थी। इस वजह से उन्हें हर 4-5 घंटे में ऑक्सीजन देनी पड़ती थी। मधुबाला लंबे समय तक बिस्तर पर रही थीं। शरीर में सिर्फ हड्डियां ही बची थीं। खुद को देखकर वो हमेशा रोती थीं और कहती थीं, मुझे जिंदा रहना है, मरना नहीं है। इस वजह से वो मेकअप करके रहा करती थीं, ताकि उन्हें लगे कि वो ठीक हैं। आखिरकार बीमारी की वजह से वो 23 फरवरी 1969 को महज 36 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा किए गईं।